शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम साइंस वाले हिस्से के साथ में संडे के दिन साइंस वाला हिस्सा ज़्यादा रहता है न्यूज़ में, इसलिए साइंस वाले हिस्से को ही आज हम ज़्यादा कवर करने वाले हैं। साइंस की पहली न्यूज़ जो आई है वो हमारी हिस्ट्री को बताती है कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था, 10,000 साल पहले क्या हुआ था। पार्टिकुलरली हम यूरोप वाले रीजन की बात करेंगे। फ्रांस में एक लोकेशन है, उस लोकेशन में हमें कुछ लोगों के कंकाल मिले हैं, शवों के अवशेष मिले हैं और उसकी स्टडी करी गई है। कार्बन डेटिंग मेथड से हमने एज का पता लगाया है कि ये घटना कब की हो सकती है, कौन सी घटना घटित हुई थी और एक साथ जो लोगों को दफनाया गया था ऐसा क्यों हुआ है। इसका रीजन बताया जा रहा है लार्जर स्केल वारफेयर। बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ था, लोग आपस में लड़ाई किए हैं और ये जो घटना है 1000 साल पुरानी है। हमने जो है 5000 साल पुराने स्केलटेल की खुदाई करी। इसके हमने 300 सेट बनाए थे और ये जगह थी स्पेन की। यहाँ से सजेशन ये मिलता है कि ये जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं पार्टिकुलरली इनमें हमें कैजुअलिटीज़ देखने को मिली हैं और ये कैजुअलिटी वारफेयर के चलते चलते हुई है यूरोप में। और ये जो टाइम पीरियड है ना, लगभग लगभग 1000 साल कहना चाहिए, 1000 साल तक ऐसी घटनाएं हमको दिखाई दी हैं। आगे बताया जा रहा है कि इस स्टडी को पब्लिश किया गया था साइंटिफिक रिपोर्ट्स में, एक पत्रिका है जो कि इंडिकेट करती है कि बोथ द नंबर ऑफ इंजर्ड इंडिविजुअल एंड द डिसअप्रोक्सीमेटली हाई परसेंटेज ऑफ मेल। यहाँ बोला जा रहा है कि ज़्यादातर यहाँ जो इंडिविजुअल इंजर्ड हुए हैं इसमें हमें ज़्यादातर जो अनुपात है, हायर परसेंटेज है, वो मेल्स का दिखाई देता है। और इसका मतलब ये है कि ये जो घटना है वो कॉन्फ्लिक्ट के चलते चलते हुई है। पार्टिकुलरली ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ था यूरोपियन न्यूलिथिक पीरियड में हुआ है, मतलब आज से 9000 से लेकर के 4000 साल पहले की ये घटना बताई जा रही है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर अध्ययन नहीं किया जा सका था। प्रीवियसली जो रिसर्च है, इसके पहले जो रिसर्च हुई थी उसमें सजेशन दिया गया था ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ था लगभग लगभग कहना चाहिए 100 टर्म का हो सकता है, कुछ दिनों चला होगा। मतलब 20 से 30 इसमें इंडिविजुअल पार्टिकुलरली शामिल हुए थे। एंड बोला जा रहा है कि इसका ये एक रीज़न ये हो सकता है कि इनके पास में जो है लॉजिस्टिकल एंड ज़्यादा इनके पास में युद्ध को लंबा खींचने के लिए उतने ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ या फिर सपोर्ट मौजूद नहीं था कि ये लार्जर स्केल में ये युद्ध कन्वर्ट हो सके। वहीं यदि बोला जा रहा है कि देखिए पहले के समय में इस प्रकार का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था यूरोप में, प्रीवियसली हम ये सोचते थे कि ये ब्रॉन्ज एज में हुआ होगा, मतलब 4000 से लेकर के 2800 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो टेरेसा फर्नांडेज क्रेस्पो हैं, ये यूनिवर्सिडाड डी विल्लाडोलिड स्पेन से हैं ये। इसके अलावा कुछ और भी लोग इनके शामिल हुए थे। एंड इन्होंने जो है री एग्जामिन किया था बचे हुए 338 स्केलटेल का, कंकालों का, शवों के ढांचे का। एंड इन्होंने कुछ एविडेंस जुटाया था जिसके माध्यम से ये पता चला कि कुछ घाव इनके ठीक हुए हैं, कुछ इंजर्ड वाले निशान भी मौजूद हैं। इसके अलावा बोला जा रहा है कि ये जो जितने भी बाकी बचे हुए थे ना, ये हमें सिंगल मास बरियल साइट में ही देखने को मिला था। और ये जो इनकी केव है वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। जगह का नाम है रियोजा अल्वेसा रीजन, नॉर्दर्न स्पेन में। और रेडियो कार्बन डेट निकाली गई है 5400 एंड 5000 ईयर्स एगो की।
आथर्स लोगों का कहना है कि 23.1% जो व्यक्ति हैं इनमें इंजरी हमको देखने को मिली है। 10% ऐसे थे, ठीक है, जिनमें अनहील्ड इंजरीज हमको देखने को मिली, मतलब इनकी जो इंजरी है कुछ कुछ ठीक हुई है। एंड हम जो एस्टिमेटेड इंजरी रेट की बात करें तो 7 से लेकर के 17% है एंड 2 से लेकर के 5% है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि कौन ज़्यादा इंजर्ड हुआ है, तो इसमें ज़्यादातर एडोलसेंट या फिर एडल्ट मेल ही हैं। फीमेल की तुलना में मैन ज़्यादा हैं, एडोलसेंट ज़्यादा हैं, एडल्ट मेल ज़्यादा हैं। और ऐसी जो घटना है ना, ये इस प्रकार की जो घटना है ये हमें जो है कहीं पर अंतर नहीं दिखाई देती है अदर यूरोपियन न्योलिथिक मास फैटेलिटी साइट में, ये आपको केवल यहीं पर दिखाई देगी। इसके बाद अगली जो साइंस वाली न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये बताती है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे करके किसी भी बच्चे की हाइट को डिटरमाइन कर सकता है। मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, ये हमारी हाइट के ऊपर असर डालता है। एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं जिसमें वैज्ञानिक लोगों ने डिस्कवर किया है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर एक ग्रेटर रोल अदा करता है जेनेटिक वेरिएंट की अपेक्षा। यदि आप ये सोचें कि किसी बच्चे की हाइट माँ बाप की हाइट ज़्यादा है तो उसकी हाइट ज़्यादा रहेगी, ये मायने नहीं रखता है। इससे ज़्यादा कहीं मायने रखता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, पार्टिकुलरली ऐसी जगह में जो लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ के बच्चे हैं। यदि हम जो है तुलना करें यूरोपियन नेशंस की, जहाँ पर जेनेटिक एस्पेक्ट प्रीडोमिनेट इन रेगुलेटिंग चाइल्डहुड हाइट, गरीब देशों में वहाँ का वातावरण बच्चे की हाइट निर्धारित कर रहा है, लेकिन जो अमीर देश हैं, यूरोपियन नेशंस हैं, वहाँ पर जेनेटिक जो गुण है वो निर्धारित कर रहे हैं कि बच्चे की हाइट कैसी रहेगी। बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ है वो सामने आई थी एक स्टडी में जिसको कैरी आउट किया गया था हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा स्टडी किया गया है? हैदराबाद हैदराबाद में आधारित एक सेंटर है जिसका नाम है CSIR-CCMB, हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इसका अध्ययन किया था। तो इन्होंने बहुत सारे जो अदर नेशनल्स हैं, इसके साथ साथ में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपस में मिलकर के सहयोग किए थे और इस पर स्टडी पब्लिश किए हैं नेचर कम्युनिकेशन में। वहीं यदि हम देखें कि ह्यूमन की जो हाइट रहती है वो स्ट्रांगली प्रभावित होती है जेनेटिक्स के माध्यम से। माँ बाप से सीधी सीधी बच्चे की हाइट निर्भर करती है, लेकिन कुछ कुछ वेरिएबल मतलब होता है परिवर्तनशील एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं वो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है, एपिजेनेटिक फैक्टर के तौर पर। एंड इसके बारे में ज़्यादा अभी तक कोई एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाया था। एपिजेनेटिक फैक्टर्स की यदि हम बात करें तो ये जो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, बाहरी तौर पर कितनी बॉडी हमारी प्रभावित हो रही है, जैसे कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, न्यूट्रिशन हम कैसा ले रहे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, जो कि हमारे जीन के काम करने के तरीक़ों को प्रभावित कर सकता है। इसी को हम एपिजेनेटिक चेंजेस बोल रहे हैं। तो जो एपिजेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, ये हमारे जीन की रेगुलेशन को चेंज कर देते हैं एंड जीन का जो एक्सप्रेशन है इसमें भी परिवर्तन ला देते हैं, लेकिन ये हमारे डीएनए सीक्वेंस को चेंज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है बच्चे का, न्यूट्रिशन वो कैसा ले रहा है, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है चाइल्डहुड ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो कि एक क्रिटिकल रोल अदा करता है किसी भी व्यक्ति की हाइट को निर्धारित करने में।
वहीं यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2021 की बात करें तो इसमें एस्टिमेशन लगाया जा रहा है जो कि इंडिकेट करता है कि जो लार्जर पॉपुलेशन पोर्शन ऑफ द स्टंटेड चिल्ड्रन है। स्टंटेड हम किनको बोलेंगे? उम्र के साथ में ऐसे बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है। ये स्टंटेड चिल्ड्रन LMIC वाले एरिया में रह रहे हैं। LMIC मतलब लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, पार्टिकुलरली साउथ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका वाले एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर अंडर न्यूट्रिशंस बच्चे ज़्यादा हैं। एंड ये जो है एसोसिएटेड कोमॉर्बिटीज़ इनमें पाई जा रही है यदि आप तुलना करेंगे हाई इनकम कंट्रीज़ के साथ में। आगे एपिजेनेटिक प्रोसेस की बात करें, जैसे कि DNA मेथिलेशन की बात करें। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड है। तो मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं। मंकी पॉक्स वायरस के बारे में बताया जा रहा है कि ये विकसित क्यों हो रहा है। इसका रीज़न है ह्यूमन ट्रांसमिशन, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ठीक है, शुरू में क्या हो जा रहा है कि ये कहना चाहिए जानवरों से इंसानों की तरफ में फैल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इंसानों से इंसानों में फैलते जा रहा है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी देख लेते हैं हम जूनोट इस मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। मंकी पॉक्स की जो बीमारी है ये एक प्रकार से वायरल जूनोटिक डिसीज़ मानी जाती है। जूनोटिक डिसीज़ हम किनको बोलते हैं? ऐसी बीमारी जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है, इसके बाद फिर वो इंसानों से इंसानों में ट्रांसमिट होना चालू कर देती है। तो जूनोटिक डिसीज़, इसमें जो ट्रांसमिशन है एनिमल से ह्यूमन में होता है एंड इसको हम जो है पॉक्स की जैसी ही बीमारी मानते हैं अमंग मंकीज, हैंस इट इज़ नेम्ड मंकी पॉक्स। मंकी में, बंदरों में पॉक्स की जैसी बीमारी है इसलिए इसका नाम पड़ गया है मंकी पॉक्स। ये नाइजीरिया की एंडेमिक बीमारी मानी जाती है। इसका मतलब ये है नाइजीरिया में काफ़ी ज़्यादा इसका फैलाव है। ये बीमारी मंकी पॉक्स वायरस के चलते चलते होती है जो कि ऑर्थोपॉक्सी वायरस जीनस के का एक मेंबर है और इसकी फैमिली का नाम है पॉक्स वीरिडाई। नेचुरल होस्ट की बात करें, इस वायरस का अभी तक पता नहीं चला है कि नेचुरल तौर पर ये वायरस रहता कहाँ है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें ये डिजीज़ हमको देखने को मिला है। कुछ कुछ एनिमल्स के नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि मंकी है, एप्स है, ठीक है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ रोडेंट, एग्जाम्पल के तौर पर रैट्स, माइस, स्क्विरल, पेरी डॉग एंड रैबिट, इतने जानवरों में अभी तक हम इस वायरस को देखे हैं। आउटब्रेक्स की यदि हम बात करें तो इसको हमने पहली बार रिपोर्टेड किया था 1958 में मंकी में, DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में पहली बार बंदरों में ये बीमारी पाई गई थी। इसके बाद इसने क्या काम किया, इंसानों को प्रभावित करना चालू कर दिया 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। फिर 2017 में नाइजीरिया ने एक्सपीरियंस किया था लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड आउटब्रेक 40 ईयर्स आफ्टर द लास्ट कन्फर्म केस। 2017 में नाइजीरिया में यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर यह बीमारी फैली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी जो वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर भी इसका फैलाव होते गया। सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो हमारी जो बॉडी है इसमें रैसेस टाइप के हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। रैसेस आप बोल सकते हैं एक प्रकार से दाने दाने उठ जाते हैं, है ना, जैसे कि चिकन पॉक्स में दाने दाने उठ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के सिम्टम हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ में आपको फीवर, मेलाइस एंड हेडेक फ्रॉम मंकी पॉक्स आर as यूजली मोर सीवियर देन चिकन पॉक्स इन्फेक्शन। लक्षण लगभग चिकन पॉक्स के जैसे ही हैं, लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पर आपको सिर दर्द ज़्यादा होगा, बुखार तेज आ जाएगा। तो ये लक्षण सीवियर रहते हैं मंकी पॉक्स की बीमारी में।
न्यूज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये इसका ट्रांसमिशन आखिर हो क्यों रहा है। एक नया एनालिसिस आया है जो बताता है कि ये जो मंकी पॉक्स की बीमारी है या शॉर्टकट में एम पॉक्स हम बोलते हैं, इसका जो वायरस है रैपिड तरीके से डाइवर्ज हो रहा है इनटू सेवरल लाइनेजेस कैरेक्टराइज बाय म्यूटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंटिन्यू इंटरेक्शन विद द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंटिन्यू इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, ये कंटिन्यू इंटरेक्शन लेते जा रहा है ह्यूमन इम्यून के साथ में। सजेस्ट करता है कि ये जो वायरस है ये सर्कुलेटिंग हो रहा है ह्यूमंस में 2016 से ही, और जब सर्कुलेट होते जा रहा है तो इस वायरस में भी हमको कुछ कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। वहीं यदि हम बात करें सस्टेन्ड ट्रांसमिशन की, कंटिन्यू ट्रांसमिशन होते जा रहा है लोगों के बीच में, इसी के चलते चलते फंडामेंटल शिफ्ट हमको देखने को मिला है मंकी पॉक्स की बीमारी में एज ए जूनोसिस डिसीज़। इसके बाद साइंस वाली जो अगली न्यूज़ आई है ये पार्टिकुलरली साउदर्न हेमिस्फीयर की हम बात करने वाले हैं। पृथ्वी के यदि हम साउथ वाले हिस्से की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं कि लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट मोड के चलते चलते जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न वाला हम हिस्से की बात करें तो इस वाले हिस्से में साउदर्न हेमिस्फीयर साउथ दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर 95% ऑफ द रिसेंट डिक्लाइन इन द ग्लोबल वाटर अवेलेबिलिटी जैसी घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। लगभग लगभग 95%, ठीक है, जितना भी पानी यहाँ पर मिल जा रहा है हमें अवेलेबल हो पा रहा है उसका 95% रिसेंट हम डिक्लाइन देखे हैं ग्लोबल वाटर अवेलेबिलिटी में साउदर्न वाले हेमिस्फीयर में। ग्लोबल लैंड वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ वेराइड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। दुनिया भर में लैंड वाटर की उपलब्धता में चेंजेस आ रहा है, इसका मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज। वहीं यदि हम वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा एक स्टडी में बोला गया है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज़ ए नेग्लिजिबल चेंज इन द लैंड वाटर अवेलेबिलिटी। लेकिन वहीं यदि हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ में जाएंगे तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसमें उतना ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी के दोनों में कितनी ज़्यादा असमानताएं हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली अर्थक्वेक से रिलेटेड है। भूकंप के बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। भूकंप भूमि का कंपन, भूमि का कांपना, भूमि में वाइब्रेशन होना, ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि हम जहाँ पर अभी खड़े हैं, बैठे हैं, रह रहे हैं, उसके नीचे हमारी जो धरती है कई सारी प्लेटों से मिलकर के बनी है, और ये जो प्लेटें हैं हमेशा से निरंतर गतिशील अवस्था में रहती हैं, इनमें मूवमेंट होते रहता है, और इसी मूवमेंट के चलते चलते कहना चाहिए वाइब्रेशन होता है, एनर्जी पैदा होती है। कहीं पर प्लेटें खिसक रही हैं, कहीं पर प्लेटें आपस में घिसट के आगे पीछे हो रही हैं। ऐसी प्लेटों में हमें कई प्रकार के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं मूवमेंट के चलते चलते हमारी पृथ्वी में कंपन पैदा होता है। कंपन पैदा हो रहा है प्लेटों की टकराने से, एक एनर्जी पैदा हो रही है तरंग के रूप में, और ये तरंग पूरी पृथ्वी को हिला दे रही है। तो प्लेटें जब टकराती हैं, मूवमेंट होता है, तो वहाँ से ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो कि सभी दिशाओं में कहना चाहिए मूव करती हैं। इस प्रकार से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंपीय जो तरंगे हैं इनको हम भूगार्भिक तरंगे, धरातली तरंगे दो प्रकार से बांट सकते हैं। भूगार्भिक तरंगे हम किनको बोलेंगे? पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ने वाली तरंगे होती हैं ये। इसको हम दो टाइप से बांटते हैं, एक होती है पी और दूसरी होती है एस।
तो जो पी होती है वो बहुत तेज़ी से चलती है। ये ध्वनि तरंगों के जैसे ही होती हैं। गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से ये होकर के गुजर सकती हैं। एस टाइप की जो तरंगे रहती हैं ये धरातल में कुछ टाइम पीरियड के बाद पहुंचेंगी। केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही ये चलती हैं। इसके बाद हम धरातलीय तरंगों की बात करें तो सिस्मोग्राफ पर अंत में अभिलेखित होती हैं धरातलीय तरंगें। सबसे लास्ट में हम इनको पकड़ पाते हैं। ये ज़्यादा विनाशकारी। इसका रीजन है चट्टानों का विस्थापन। ठीक है, चट्टानों का विस्थापन यदि हो रहा है तो उसका कारण धरातलीय तरंगे भी हैं। इनको दो भाग में बांट देते हैं, एक है लव तरंगे और दूसरी है रेले तरंगे। लंबवत विस्थापन के बिना तो इनकी जो गति रहेगी वो सीधी सीधी रहेगी, समांतर में, क्षितिज में। जैसे धरती में आप सीधा सीधा पैदल चलने लग जाएं। वहीं यदि हम धरती में एकदम खड़े होकर सीधे सीधे आसमान की तरफ में मूव करेंगे तो वो लंबवत वाली पोजीशन हो जाएगी। और यदि आप धरती में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो वाली कंडीशन क्षैतिज हो जाती है। तो ये वाली जो तरंगे रहती हैं लव तरंगे क्षैतिज ही रहती हैं। इसके बाद यदि हम रेले तरंगे की बात करें तो ये भूमि में दीर्घ वृत्ताकार पथ में दोलन पैदा करती हैं। सभी भूकंपीय तरंगों में से अधिकांश के प्रसार का कारण यही बनती हैं। एक ऊर्ध्वाधर ताल में लंबवत व क्षैतिज रूप से गति करती हैं। इसकी खास बात यह है ये लंबाई में सीधे सीधे भी जा रही है और लंबवत भी जा रही है सीधे खड़े रूप में। भूकंप का क्या क्या रीजन हो सकता है? अब कहीं पर दो प्लेटों का ज्वाइंट है तो इसके किनारे किनारे से यदि ऊर्जा मुक्त होने लग जाए, इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन होने लग जाए, कहीं कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, इसके कारण से भी कंपन हो सकता है। मानवीय गतिविधियां भी इसका एक रीजन बन सकती हैं, जैसे कि खनन है, रसायन का परीक्षण कर रहे हैं, परमाणु उपकरणों को आप परीक्षण कर रहे हैं, विस्फोटन कर रहे हैं, तो उस समय में भी धरती में कंपन पैदा होता है। मेजरमेंट की यदि हम बात करें तो भूकंप मापी, जिसको हम सिस्मोमीटर बोलते हैं, भूकंपीय तरंगों को मापता है। रिएक्टर स्केल परिणाम को बताता है, मतलब ऊर्जा कितनी पैदा किया है इसने। इसकी सीमा 0 से 10 तक हम निर्धारित कर दिए हैं। एक होता है मार्केली। मार्केली जो है इसकी तीव्रता को बताता है। दृश्यमान गति जिसको बोलते हैं, इसकी जो पैमाना है 1 से लेकर के 12 तक होता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो है हाइपोसेंटर एंड एपीसेंटर। हाइपोसेंटर हम किसको बोलेंगे? वह स्थान जहां भूकंप का उद्गम हुआ है, पृथ्वी की सतह के नीचे का हिस्सा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, ये हमारी धरती है और धरती के नीचे इस जगह से कंपन चालू हुआ है, यहाँ पर प्लेटें टकराना चालू करी हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमारा हो गया हाइपो। और इसके ऊपर एक लंबवत में आप लाइन खींच दीजिए 90 डिग्री में। ठीक है, ठीक इसके ऊपर वाला जो यहाँ का हिस्सा रहेगा, इस हिस्से को हम एपिसेंटर बोलते हैं। अवकेंद्र के समीपस्थ स्थान पृथ्वी की सतह पर, इस जगह को हम बोलते हैं एपिसेंटर। जहाँ पर प्लेटें टकराई हैं वो हाइपोसेंटर है, और उसके सीधे सीधे लंबवत में यदि हम चले जाते हैं तो वो एपिसेंटर वाला हिस्सा कहला जाता है। अब यदि हम न्यूज़ की बात करें तो नेपाल में अर्थक्वेक आया है, जिसमें लगभग 157 लोगों की जानें गई हैं। और ये जो है पास का एरिया नहीं है, रिमोट रीजन माना जाता है। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 6.4 रही है, और ये वर्स्ट माना जा रहा है 2015 से। इस भूकंप के चलते चलते बहुत सारी जो हाउसेस हैं, बिल्डिंगें हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। माउंटेनियस रीजन में एटलीस्ट 160 लोग इंजर्ड हुए हैं। ट्रेमोर्स फेल्ट इन काठमांडू एंड न्यू दिल्ली। तो इस घटना से परेशान होकर के, भूकंप के झटके से लोग परेशान होकर के काठमांडू छोड़ करके नई दिल्ली की तरफ में भाग रहे हैं। जगह का नाम हमको याद रखना है जाजरकोट डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पर इस भूकंप का एपिसेंटर रहा था। ये एरिया 500 किलोमीटर वेस्ट माना जा रहा है काठमांडू से, और रिकॉर्डेड किया गया था ये भूकंप 11:47 PM में फ्राइडे के दिन। अब जाहिर सी बात है
सवेरे की टाइम यदि भूकंप आता तो काफ़ी कुछ हम कहना चाहिए बचाव का काम कर सकते थे, लेकिन यदि भूकंप रात में आता है तो उस समय में जब लोग सो रहे होते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान उसी समय होगा। फ्राइडे का जो अर्थक्वेक आया था ये मोस्ट डिवास्टेटिंग माना जाता है, सबसे ज़्यादा घातक माना जा रहा है नेपाल में अभी तक जितने भी आए हैं। नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक आया था जिसके चलते चलते 9,000 लोगों की जानें गई थी एंड बताया जा रहा है कि 22,000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी। इसके बाद नेपाल की आर्मी ने मोबिलाइज करना चालू कर दिया है अपने पर्सनल को ताकि रेस्क्यू का वर्क किया जा सके क्वैक हिट एरिया में, ऐसा कहना है नेपाल आर्मी स्पोक पर्सन का कृष्णा प्रसाद भंडारी का।